बड़ी चर्चा है इस बात की कि नवजोत सिद्धू जो कि क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह रह चुके हैं और ज़बरदस्त एक लेजेंडरी प्लेयर हैं, उनकी वाइफ को डायग्नोज हुआ स्टेज 4 का कैंसर, बट दे वर एबल टू रिवर्स इट थ्रू नेचुरोपैथी या फिर जिसको कहते हैं कि आयुर्वेद है, नेचुरल मेडिसिन के थ्रू। उन्होंने कहा कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस वाकई ये असर कर सकते हैं कि आप स्टेज 4 के कैंसर को भी मात दे दें। और इसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, जिसके अंदर नीम के पत्तों का रस पीना, इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग कि अगर आप जल्दी खाना ख़त्म कर लें शाम के वक्त 6-7 बजे तक और उसके बाद कम से कम 12 घंटे कुछ ना खाएं, बॉडी को रेस्ट दें, ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, तो वो कैंसर के जो सेल्स हैं उनको आप खुराक देना बंद कर देते हैं। यू लिटरली स्टार्व देम। इसमें कितनी हकीकत है, इसको किस तरह अप्लाई किया जाए, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये सेगमेंट हम ज़रूर करेंगे और ख़ास तौर पे तिब्ब नबवी और हिकमत की नज़र से इसको देखेंगे। हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब, तो उनसे जानते हैं कि क्या उनके एक्सपीरियंस में कैंसर रिवर्सिबल है थ्रू मेकिंग दीज लाइफस्टाइल चेंजेस। लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपकी खिदमत में यह बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ माशाल्लाह से। जितना पाकिस्तान में सराहा जाता है आपके इस शो को, उससे कहीं ज़्यादा हिंदुस्तान में भी पसंद किया जाता है और यकीनन हम मुबारकबाद पेश करते हैं नौजवत सिंह सिद्धू भाई को और उनकी वाइफ को कि अल्लाह ने उनको नई ज़िंदगी दी और सिद्धू भाई ने बहुत मेहनत की, उनकी पूरी फैमिली ने बहुत मेहनत की और हमारे शो की तरफ से उनके लिए बहुत मुबारकबाद है। और देखिए, ये जो तिब्ब नबवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं बात करूं तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, भूख एक नूर है, भूख एक नूर है और भरा पेट शैतान का घर है। तो भूख जब नूर है तो ये एक रूहानियत से इसका ताल्लुक़ है। और सिद्धू भाई ने भी जो बिल्कुल जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उनकी वाइफ को कि कोई बचने की उम्मीद नहीं है, 3% उम्मीद, 100 में से सिर्फ 3%, यानी कि कोई ना होने के बराबर, तो उन्होंने क्या करा, जब सारे इलाज करा लिए फिर उन्होंने ये जो हिकमत है, ये जो यूनानी नहीं, ये देसी हिकमत की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए और उन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार की कि कैंसर के सेल्स की जो खुराक है वो बंद कर दी। अब मेरे पाकिस्तानी और मेरे हिंदुस्तानी जो भाई हैं वो इस बात को गौर से सुने कि उन्होंने हिकमत अमली ये इख्तियार की कि कैंसर के सेल्स की जो खुराक थी कार्बोहाइड्रेट और शुगर, इससे ज़िंदा रहता, उन्होंने वो बंद कर दी। उन्होंने रिफाइंड ऑयल बंद कर दिया, उन्होंने समोसे पकोड़े ये सारा बेकरी आइटम बंद कर दिया। अब वो उन्होंने क्या करा, उनको शाम 6 बजे खाना खिलाया और फिर सुबह 10 बजे खाना खिलाया। और क्या खाना खिलाया, ये जो लेमन है, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया, सुबह नीम गरम पानी में लेमन को निचोड़ के उन्होंने दिया। लेमन से कैंसर सेल्स बिल्कुल डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इसकी ज़रा सी अगर साइंस भी आप देख लें, कहने को तो नींबू खट्टा है, सिट्रिक है, लेकिन जब आप नींबू में ना पानी सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं तो ये अल्कलाइन होता है। बॉडी में जितना आप उसका पीएच लेवल को अल्कलाइन की तरफ लेके जाएंगे, आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। दिस इज़ नॉट द इन्वायरमेंट जिसके अंदर कैंसर सेल्स पल बढ़ सकें। तो यकीनन एक तरह से ना बहुत एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कि पहले उसकी खुराक बंद कर दी और फिर उसको अटैक करना शुरू किया। देखिए, उन्होंने उसकी खुराक बंद की और जब खुराक बंद करते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट्स बंद करते हैं, शुगर बंद करते हैं, बेकरी आइटम बंद करते हैं, रिफाइंड ऑयल बंद करते हैं, तो इनके अंदर भी ये जो कैंसर के जरासीम होते हैं, इनमें सबसे पहले इनके बूढ़े जरासीम मरना शुरू हो जाते हैं, फिर इनके बच्चे जरासीम मरना शुरू होते हैं, फिर इनके यंग जनरेशन इनके अंदर मौजूद होती है। इन जरासीम में फिर उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत जवाब दे देती है, वो मर जाते हैं। आगा साहब, एक सवाल है मेरा, मुझे ये बताएं कि जब हम ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स हमने बंद कर दी, तो पहले चीज़ जहन में आती है कि आम तौर पे इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, तो फिर उनकी खुराक में क्या शामिल किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन उस तरह से गोश्तखोर तो वो है नहीं, तो फिर क्या खाते हैं? हाँ, देखिए, उन्होंने क्या करा कि सब्ज़ी सैलेड उन्होंने खिलाई और हरे पत्तों की सब्जियों से बना हुआ उन्होंने सालन दिया। और जब कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया, रोटी नहीं दी, चावल नहीं दिए, तो उन्होंने रोटी कौन सी दी, उन्होंने बादाम के आटे की बनी हुई रोटी खिलाई
यानी जो हम कीटो में देखते हैं कि फ्लैक्स सीड से बनी हुई हो, बेसिकली आपने गेहूं चावल को हटाया और लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले इस तरह के कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को इंट्रोड्यूस किया। जी हाँ, उन्होंने वो रोटी उनको खिलाना शुरू करी और सैलेड बना के, अच्छा पेट भर जाए, सैलेड बना के दिया, सैलेड खाई, सैलेड से उनको फ़ायदा हुआ। अच्छा दूसरी चीज़ कि उन्होंने हल्दी का पानी पिलाया, हल्दी की चाय पिलाई, दालचीनी की चाय पिलाई, लहसुन की, अदरक की, और ये एप्पल साइडर विनीगर, सेब का सिरका इस्तेमाल कराया। सेब का सिरका हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 बीमारियों का इलाज है। अच्छा, बल्कि आगा साहब आज आप मौजूद हैं तो मैं देख रही थी कि कल परसों से रील्स बहुत चल रही हैं। आपने भी मुझे मशवरा दिया था कि अगर जैसे किसी को निज़ाम हाज़मा अपना बेहतर करना हो तो रात को आप 2 या 3 दाने इंजीर के भिगो दें, सुबह उसके पानी को इस्तेमाल करें। कल से मैं ये देख रही हूँ कि कुछ रील्स हमारे सामने आई हैं जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट जो बेवरेज थी उसका जिक्र किया गया कि वो इसी तरह जैसे आप इंजीर की बात कर रहे थे, 2 या 3 खजूरें रात को पानी में भिगो दी जाएँ और वो पानी सुबह निहार मुँह इस्तेमाल किया जाए। क्या ये भी आप रेकमेंड करेंगे? इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे मौजूद हैं, और मैं ये कहूँगा कि खजूर का पानी भी पिया जाए, और अगर खजूर नाश्ते के साथ, यानी कि नाश्ता कर रहे हैं उसके बाद एक खजूर खा लें, या नाश्ते के स्टार्ट में खजूर खा लें, तो आपकी खून में जितने भी जरासीम हैं, मोहलिक जरासीम को चुन चुन के हलाक कर देती है। और जब आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया गया तो आदम की खलकत के बाद जो मिट्टी बच गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मिट्टी से खजूर के दरख्त को खल्क किया। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें याद आ गई इस वक्त कि मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि खजूर रिश्ते में तुम्हारी फूफी है। वो इसीलिए फरमाया कि आदम की मिट्टी से जब बच गई मिट्टी आदम की खलकत के बाद, तो खजूर के दरख्त को उससे खल्क किया गया। अच्छा, शिफा को भी कैच करना पड़ता है सिदरा, शिफा को भी कैच करना पड़ता है। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि हर चीज़ में फिर टाइमिंग की बड़ी वैल्यू है। यानी अगर हम देखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे नफली रोज़े रखा करते थे। अगर हम हुर्मत वाले महीनों की बात करें कि पहली तारीख से ना सिर्फ नया साल शुरू हो रहा है बल्कि तीनों हुर्मत वाले महीने, जिसकी आगाज़ में ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे कि या रब, रजब का महीना शुरू हो गया है और हमें बाखैरियत रमज़ान तक पहुँचा। तो इन 3 महीनों में बहुत नफली रोज़े रखा करते थे, और मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट वही है इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला। इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ इस्लाम में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हिस्ट्री उठा के देखें तो उनको जब तबीबों के पास जाते थे, जो इस्लामिक तबीब होते थे, मतलब तिब्बे नबवी से रिलेट जो करते हैं, जब उनके पास लोग जाते थे तो वो कहते थे कि रोज़ा रखिए। रोज़ा क्या है? रोज़ा इलाज है, रोज़ा बीमारियों से शिफा है। मेरे मौला रसूल खुदा की हदीस है कि अल्लाह ने रोज़े में शिफा रखी है, और यही इंटरमिटेंट फास्टिंग 1400 साल के बाद दुनिया इस रसूल खुदा की, मेरे मौला रसूल खुदा की हदीस तक पहुंच गई। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो रोज़ा ही तो है। और मेरे ख्याल में अगर आप तमाम ही दुनिया के अदियान और मज़ाहिब की तरफ देखते हैं तो आपको किसी न किसी सूरत में, चाहे वो स्पिरिचुअल आपकी एलिवेशन हो, खुदा से कुर्बत का रास्ता हो, हर जगह आपको किसी न किसी फॉर्म में रोज़ा या इंटरमिटेंट फास्टिंग नज़र आएगी। यहाँ तक कि जो 7 सिंस कहे जाते हैं उसमें ग्लटनी यानी बहुत ज़्यादा खाना उसी में शुमार किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अल्लाह ताला चाहे तो आपको किसी भी मर्ज़ से शिफा मिल सकती है, आपको थोड़ा सा साबित कदम रहना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, और अगर आप बीमारियों को अवॉइड करना चाहते हैं तो भी इन्हीं सुनहरी उसूलों की तरफ वापस आइए।